आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक बेसिक जाना था प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर। तो थोड़ा सा उसको देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इधर हम लोगों ने अब एक जो है ग्लास की रॉड ली है। ग्लास एक साइड से और एक साइड से हम लोगों ने एवोनाइट का रॉड लिया है, एक साइड से हम लोगों ने सिल्क का क्लॉथ लिया है और एक जगह पर वुलन क्लॉथ लिया है। तो देखते हैं, उसको लेकर के चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये सिल्क का क्लॉथ हम लोगों ने लिया और ये ग्लास का रॉड लिया। जब हम लोग इसको कंडक्शन मेथड के थ्रू जब इसको हम रब करेंगे और इसके अंदर जो चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाय कंडक्शन मेथड, तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। जो कोई रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज से रिच हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। जब हम इस सिल्क क्लॉथ को इसको रॉड से रब करेंगे तो बाय कंडक्शन मेथड इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज से ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज से भर जाएगा। सेम इधर हम लोगों ने वुलन क्लॉथ लिया, एवोनाइट की रॉड ली है। इस क्लॉथ को हम लोग इस रॉड के ऊपर अगर रब करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज से रिच हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है वो, और ये पूरा नेगेटिवली चार्ज से रिच हो जाता है, भर जाता है। इसके देखा हम लोगों ने कि अलग अलग हमने मटेरियल लिया, अलग अलग क्लॉथ लिया, तो अलग अलग तरीके का चार्ज हमारा इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो देखिए इधर हम बाय कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड क्या होता है थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। कंडक्शन मेथड ये होता है कि उसमें जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इस दो बॉडी के कांटेक्ट में आने से होता है। मान लीजिए एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये दोनों आपस में टच हुआ, देन इसको हम लोगों ने रब किया तो चार्ज हमारा इसके ऊपर कैरी हो गया कुछ ना कुछ। सेम ऐसे ही इधर बॉडी है, एक इधर बॉडी है, इस दोनों को हम लोगों ने रब किया तो इधर एक इस बॉडी पर एक नया चार्ज आ गया। सेम ऐसे ही कंडक्शन मेथड हमारा कॉम वाले केस में था, क्योंकि कॉम वाला जो हम लोगों ने केस पढ़ा कि उसमें हेयर से रब हुआ और उस पर चार्ज आ गया कॉम के ऊपर, तो वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। और उसके बाद जब हम लोगों ने इसको देखा तो पेपर की जो छोटे छोटे पीसेस थे वो आकर के उसके ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो वो एक कंडक्शन मेथड का एग्जांपल है। तो और एक होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन बॉडी उसमें कांटेक्ट में आती नहीं है, जैसे इसमें बॉडी कांटेक्ट में आई थी। तो बस इतना ही जानना था, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं आगे की चीज़ें। इसके बाद अब आता है हमारा चार्ज के बारे में, जैसे कि ऑपोजिट चार्ज क्या होता है, लाइक सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं। नाम से पता लग रहा है, देखने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें, फिर भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट ऑपोजिट चार्ज अनलाइक चार्ज के नाम से भी इसको हम लोग जान लेते हैं। दूसरा है सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज के नाम से जानते हैं इसको भी। देखिए होता क्या है, ये ऑपोजिट चार्ज सेम चीज़ें नहीं होती है। अपोजिट चार्ज में हमारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। मान लीजिए इधर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट तरीके के चार्जेस होंगे इसके अंदर। और इसमें सिमिलर में पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या होगा ही, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब एक तरह का ही चार्ज होगा, एक सेम चार्ज होगा हमारा। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। अब मान ली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सबको मालूम है।
दो अलग तरीके के चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा एक दूसरे को, वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को वो रिपेल करेगा। ज़्यादा डेप्थ में हम लोग प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग गए थे, एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने मैग्नेट का, तो वहाँ समझने की कोशिश करी थी क्या कैसे कैसे कहाँ से आता है उस चीज़ के बारे में। अब जो है एसआई यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट जो होती है कुलम्ब होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बहुतों के दिमागों में आया होगा कि हम लोगों ने इसको, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा यूनिट की कुलम्ब है, ये क्या है, कहाँ से आया है, क्यों यूज़ किया, कैसे यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अभी। मान लीजिए फोर्स है, फोर्स थोड़ा लिखने की आदत नहीं है बोर्ड पर, F-O-R-C, फोर्स। मान लीजिए ये 2 न्यूटन का है, होगा 6 न्यूटन हो गया, 4 न्यूटन हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, 5 न्यूटन, है ना। इसी तरीके से वेट, 2 kg हो गया, 5 kg हो गया। तो कैसे पता लगा कि ये वेट है, कि ये न्यूटन है, ओ सॉरी फोर्स है, इसकी हेल्प से। ये जो मैग्नीट्यूड के आगे, सॉरी मैग्नीट्यूड के पीछे जो ये यूनिट लगी हुई है, इस यूनिट से पता लगा कि ये फोर्स है। ये केजी जो यूनिट है, इससे पता लगा कि ये वेट है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कूलम्ब से पता लग जाता है कि हाँ हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, 4 दे दिया, अब आप पता कैसे करोगे भाई कि ये केजी है कि न्यूटन है या चार्ज की बात हो रही है, नहीं पता कर सकते। इसलिए हम लोग इसको नोटेशन देते हैं एसआई यूनिट्स के थ्रू। और या तो हम लोग अगर फोर्स की बात करनी है तो न्यूटन लगा देंगे, वेट की बात करनी है तो केजी लगा देंगे, चार्ज की बात करनी है तो कूलम्ब से डिनोट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से नाम होता है, कि हम लोगों ने नाम दे दिया और इससे आइडेंटिफाई हो गया कि ये चीज़ है और ये चीज़ है। सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं था। इसके बाद हम लोग अब जानते हैं कि चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन्स पे और एक प्रोटॉन पे, कितना कूलम्ब चार्ज होता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कितना कूलम्ब चार्ज होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होगा। सेम प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होगा। अभी जो कूलम्ब होता है वो बिगर होता है। नहीं आया समझ में, बिगर क्या मतलब, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एक रूम है, मान लो रूम ले लिया हम लोगों ने, रूम को हम लोगों ने कूलम्ब का नाम दे दिया, ROOM, रूम ले लिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। अब रूम और कूलम्ब सेम चीज़ है, और ये इसके अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इस स्टूडेंट्स के बैठने को हम लोग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रूम की कैपेसिटी है कि उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। सेम कूलम्ब की कैपेसिटी होती है कि उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। इसलिए अब ये रूम जो है, रूम बड़ा है, रूम बड़ा है और स्टूडेंट्स छोटे हैं, तो उस बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़ आ जाती है। जैसे ये रूम है, देखने से जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, देखते ही पता लग रहा है कि अरे भाई जब कोई चीज़ बड़ी होगी उसके अंदर तभी तो दूसरी चीज़ आकर के बैठ सकती है। अब जब मान लीजिए एक बस है, बस के अंदर बहुत सारी
आके स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। आपकी स्कूल बस है मान लीजिए, उसमें बच्चे आकर के बैठ गए, तो जाहिर सी बात है बस बड़ी होगी तभी तो उसमें सारे बच्चे बैठ सकें। वैसे ही अगर मान लीजिए अगर एक कुलम के अंदर एक अपनी कैपेसिटी होगी, बड़ा होगा, तभी तो ये चार्ज आकर के बैठ पाएगा। और नंबर ऑफ, और ऐसा तो है नहीं कि एक चार्ज आएगा, ये तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई एक दो इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कुलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आकर के बैठते हैं। तो ये न्यूमेरिकल के थ्रू हम अभी आगे चलेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं, ये चीज़ समझ लेते हैं पहले। तो ये रूम है, रूम के अंदर बहुत सारे आकर के इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए। रूम का मतलब कुलम हो गया, और इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और न्यूमेरिकल के थ्रू अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक कुलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट वन कुलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कुलम चार्ज के ऊपर आता है, उस चीज़ को हमें देखना है। तो उस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू दे दूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो एक बार न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल वैसे भी एनसीईआरटी का है तो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पेपर में भी आ जाए, तो डिस्कस करना ज़रूरी भी है, और अच्छा न्यूमेरिकल है। तो इसमें एक नया फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो एक Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये एक फार्मूला है। Q हमारा जो है वन कुलम ऑफ चार्ज है, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हमारा एक, उसके ऊपर जो हमारा चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो हम लोग लेकर के इसमें चलेंगे। तो हम लोगों को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको हम लोगों को शिफ्ट करके फार्मूला तैयार करना पड़ेगा यहाँ से। तो n इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ई हो जाएगा, और अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। तो n का तो n ही रह जाएगा, n का n हो गया। क्यू हमारा जो चार्ज था वो कितना है, वन कुलम का, तो वन c नहीं लिखेंगे, सिर्फ इधर मैग्नीट्यूड डालना है। और हमारा ये जो वैल्यू है वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। वो चीज़ नहीं लिखनी है। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इधर हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो ये जो एक माइनस में है, -19, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10⁻19 अपॉन में 1.6 हो गया, 1.6 हो गया। अब इसको हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया तो ये पॉइंट हट गया, आ गया इधर हमारा 10 अपॉन में 16 इंटू 10⁻19 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19, और जब यहाँ से हम लोग ज़ीरो शिफ्ट कर देते हैं इधर की तरफ, तो 6.25 इंटू 10⁻, ये 18 हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कुलम चार्ज में बोल सकते हैं कि आ जाते हैं। तो इतना कंसिस्ट करता है एक कुलम, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को वो कंसिस्ट करता है अपने अंदर। तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 होता है वन कुलम के अंदर। तो एक तरीके से वन कुलम इक्विवेलेंट होता है हमारे आपका 6.25 इंटू 10⁻18 के बराबर, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो वन कुलम चार्ज जो हमारा रूम था एक तरीके से, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब हम लोगों ने ये रूम जो बनाया था, रूम के अंदर बोला था कि बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे में कितने,
10, 5, 6 कुछ कैपेसिटी तो होगी रूम की, जैसे हमारी कैपेसिटी थी रूम क्लास होती है रूम के अंदर, तो क्लासरूम के अंदर कुछ कैपेसिटी होती है कि 50 स्टूडेंट्स आएंगे, कि 30 आएंगे, कि 40 आएंगे। तो उसी तरीके से हमारे 1 कूलम चार्ज के अंदर, सॉरी 1 कूलम जो हमारी कैपेसिटी एक तरीके से यहाँ से उसके अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आई होप आपको सब आई होप सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।